हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स का ये तीसरा लेक्चर है। इसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मेलिटी क्या होती है जो अपन डेली लाइफ में करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म्स वाली। और मैं आपसे बात करूंगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, साथ ही साथ में मोलैलिटी क्या होती है। फिर अपन कुछ रिलेशन बनाएंगे, कुछ रिश्ते बनाएंगे, ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप करेंगे जो कि लाइफ में करनी जरूरी है बहुत, तो वो अपन यहाँ पर करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखो जरा, हमने पिछले लेक्चर में क्या समझा था, हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। मैंने मोलैरिटी को आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोलैरिटी बता दिए थे कि मोलैरिटी क्या होती है सबसे पहली चीज। फिर मोलैरिटी को मैंने आपको समझाया कि मोलैरिटी का फॉर्मूला वगैरह क्या हो जाता है, फिर मोलैरिटी का टेम्परेचर के साथ में क्या रिलेशन होता है। मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी डाइल्यूशन के केस में क्या आती है, मोलैरिटी इन केस ऑफ अपन बात करते हैं मिक्सिंग के केस में क्या आती है, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया कि मोलैरिटी टाइट्रेशन के केस में कैसे निकालते हैं। अब जरा अपन बात कर लेते हैं तीन जो फैक्टर है उनके बारे में। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी वर्सेस मोलैरिटी में रिलेशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस कमाल के लेक्चर के। ध्यान से अपन को सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहली चीज है नॉर्मेलिटी की मैं बात कर रहा था। इसको डिनोट करा जाता है कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन। अब देखो जरा, मैं यहां पर बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी से पहले एक चीज बता देता हूं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मेलिटी क्या होता है। क्या बताने जा रहा हूं मैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नॉर्मेलिटी। तो देखो, मैं बताऊं उससे पहले आप जरा सोचो इस बारे में कि इफेक्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नॉर्मेलिटी पे क्या होगा। देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का जो सभी बच्चे जानते हैं। नॉर्मेलिटी बराबर अपने पास में वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। किसके अंदर है ये? ml के अंदर है। यहां पर उसका वैलेंसी फैक्टर आता है। अब देखो जरा, अगर ये मेरी नॉर्मेलिटी है, अगर क्या है ये मेरी नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी को मैंने यहां पर टिक किया। वॉल्यूम के साथ में मैंने रिलेशन देख लिया, तो वॉल्यूम के साथ में भी इसका रिलेशन मुझे पता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के? हो गया कम। अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घट जाएगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर हो गया कि जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो दुश्मनी का है, एक दूसरे की जानी दुश्मन है कि अगर तू बढ़ा मैं घटूंगा, अगर तू घटा मुझे बढ़ना है। ऐसी बातें आपस में कर रहे हैं, मतलब प्यार भरी बात है। फिर बात आती है यहां पर अगला जो कंसेप्ट है जो अपन को समझना है, कैलकुलेशन ऑफ, जैसे अपन ने मोलैरिटी के टर्म में समझा था कि कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी कब करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी कैसे किया जाता है डाइल्यूशन के केस में, वो चीज अपन को समझी थी ना, वही चीज यहां पर होगी। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ डाइल्यूशन। अब जरा सिंपल सिनेरियो है, जैसे वहां पर फॉर्मूला आया था ना, क्या फॉर्मूला आया था वहां पर? ये फॉर्मूला आया था कि m1v1 जो कि इनिशियल है, ठीक है, बराबर किसके हो गया था? m2v2 जो कि फाइनल होगा। सिमिलरली यहां पर भी यही रिलेशन आएगा, बस m को रिप्लेस कर दो किससे? m को रिप्लेस कर दो किससे? m को रिप्लेस कर दीजिए अपना n2v2, मतलब n से रिप्लेस कर दिया m को, ठीक है, बराबर ये इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर ये मेरे फाइनल कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, N2V2 इन केस ऑफ फाइनल, ठीक है। ये यहां पर रिलेशन आया। देखो वही तो चीज है यार, मैंने मेरे पास में ये बीकर था, ठीक है, ये क्या है? बीकर है कहीं ना कहीं। इस बीकर में जैसे ही मैं कुछ सॉल्यूट यहां पर डालूं, जैसे ही मैं यहां पर क्या डालूंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट डालूंगा ज्यादा, तो इस केस में डाइल्यूशन इसका हो जाएगा। पहले मान लीजिए यहां पर वॉल्यूम इसका 1 लीटर था, अभी 2 लीटर हो चुका है, तो यहां पर नॉर्मेलिटी N1 होगी, यहां पर नॉर्मेलिटी N2 होगी। इसको मैं क्या मान रहा हूं? V1 मान रहा हूं, इसको V2 मान रहा हूं। तो कहने का मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो अभी भी उतने ही रहेंगे, और हम ये जानते हैं नॉर्मेलिटी जो होती है वो किसके बराबर होती है? सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बोल रहा हूं, सॉरी, सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मोल्स, सॉरी, इक्विवेलेंट जो मोल होंगे वो किसके बराबर होंगे? इसके इक्विवेलेंट मोल के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स डिवाइड बाई अपना वॉल्यूम हो गया, तो n इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा यहाँ पर? NB,
NB के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहां पर रखी है, बस वो सिंपल सी बात है, मोल को रिप्लेस कर दोगे यहां पर इक्विवेलेंट मोल से, कैपिटल M को रिप्लेस कर दो कैपिटल N से। ये चीज यहां पर अपन को क्लियर होनी चाहिए। ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हो गई होगी आई थिंक, बहुत आसान सी चीज है। तो ये फॉर्मूला यहां पर बन के आ जाता है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है हमको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में मिक्सिंग करता हूं मैं किसी चीज का, मतलब मिक्सिंग करता हूं दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूशन मेरे पास में ये है, एक सॉल्यूशन ए मान लो, एक सॉल्यूशन बी मान लो, तो वहां पर कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी कैसे करोगे जब मिक्स कर रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग। तो देखो इसमें क्या है, कंपोनेंट मेरा ये है, दूसरा कंपोनेंट मेरा ये है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन बी। अब क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मान लीजिए मैंने इसके अंदर कुछ चीजें मिक्स करी, ठीक है, इसका नॉर्मेलिटी N1 थी, इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, ठीक है। यहां पर इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था। अब जैसे ही मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो यहां पर क्या बनेगा मेरे पास में, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर अपने पास में नया बड़े वाले बीकर में दोनों चीजों को हमने मिक्स कर दिया, नया सॉल्यूशन यहां पे बन के तैयार हुआ जिसकी नॉर्मेलिटी N है, वॉल्यूम B है। तो जैसे वहां पर फॉर्मूला निकल के आया था, क्या फॉर्मूला निकला था वहां पर, मोलैरिटी बराबर क्या था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये आया कैसे था? आया इस वजह से था कि अपने पास में जो MB है, मतलब अपने पास में फाइनल जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बराबर थे कंपोनेंट A के मोल्स के प्लस कंपोनेंट B के मोल्स से। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, अपने पास में फाइनल इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अपने पास में इस सॉल्यूट का, इसके अंदर सॉल्यूट है, इसके अंदर भी सॉल्यूट है, इसके इक्विवेलेंट मोल प्लस इसके इक्विवेलेंट मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट मोल ऑफ A, इक्विवेलेंट मोल ऑफ कंपोनेंट A या सॉल्यूशन A प्लस इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूशन B, ठीक है। अब इसके इक्विवेलेंट मोल किसके बराबर, अपन ने पढ़ा ना अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, N बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो N इक्विवेलेंट बराबर किसके होता है, NB के बराबर होता है। बस कुछ नहीं होगा, इस कंडीशन में N1V1 मान लेंगे, इसमें N2V2 मान लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास में जो N इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, फाइनल वाला, वो बराबर हो गया N इक्विवेलेंट A के लिए प्लस N इक्विवेलेंट B के लिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NB लिख सकता हूं। NB बराबर यहां पर हो गया है N1B1 प्लस N2V2। मैं इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि अपने दिमाग में चीज जाए। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, ये चीज हो जाएगी, तो N बराबर हो जाएगा N1B1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। क्यों? अरे B जो होता है कहीं ना कहीं किसके बराबर होता है, अरे जो सॉल्यूशन बनेगा फाइनल, उसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम के बराबर होगा ना। इसका मतलब वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, तो ये यहां पर चीज बन के आ गई। तो यहां पर अपन नॉर्मेलिटी समझ ली कि नॉर्मेलिटी इन केस ऑफ मिक्सिंग कैसे निकालती है, जब आप सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स करते हो। सेम टाइप के अपने पास में कोई भी, जैसे HCl को मैंने मिक्स किया, ठीक है, उसकी मैं नॉर्मेलिटी निकालना चाहता हूं, ठीक। तो कहने का मतलब ये केस अपन ने समझ में आ गया होगा। अब अपन को यहां पर स्टार्ट करनी है फॉर्मेलिटी को। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेलिटी के बारे में। फॉर्मेलिटी क्या है, ये भी एक तरीके की W/V टाइप की कंसंट्रेशन होती है। कहने का मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इट इज ऑल्सो W/V टाइप कंसंट्रेशन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर क्यों? तो अभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि यहां पर इसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सिंपल है। देखो मोलैरिटी में क्या समझा था, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन था। यहां पर क्या होगा, जैसे नॉर्मेलिटी में क्या, जैसे मोलैरिटी में था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी में क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, तो किसके, सॉल्यूट के। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर डेफिनेशन बन के आ जाती है कि द टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जैसे अपन मैथ में लिखते हैं ना, या फिर केमिस्ट्री के अंदर लिखते हैं, कि उस तरह फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ पर फॉर्मूला मतलब जैसे मोल कोई चीज होती है, जैसे इक्विवेलेंट मोल होती है, ऐसे ही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल, फॉर्मूला भी एक अलग चीज है, ठीक है। अरे मैं कह रहा हूं
मैं NaCl ये लिखा मैंने, ये फॉर्मूला है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास में 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें NaCl की फॉर्मूला यूनिट्स कितनी है, फॉर्मूला नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट आप बोल दो तो ज्यादा अपन को क्लियर होगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या 1 लीटर, या आप क्या कह सकते हो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है क्या, फॉर्मेलिटी। यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत आसान सी चीज है। मतलब अगर आपने मोलैरिटी समझ ली ना, नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मेलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तो बहुत ही आसान है, मतलब सिंपल सी एक लाइन आपको बोलूंगा, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। बस एक कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब समझो, अब इसी के बेस पर इसका क्या बना सकता हूं, फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना सकता हूं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला और जो फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला यूनिट आप अगर आप कहो और मैं यहां पे फॉर्मूला बनाऊंगा तो इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करा जाता है। ये होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला, या S को ऐसे कह सकते हैं कि NF, इसको मैं NF से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जैसे N इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, इक्विवेलेंट मोल, यहां पर क्या है नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये चीजें क्लियर है यहां तक क्लियर होगा। अब बात आ जाती है NF कैसे निकालूंगा मैं, NF कैसे निकालूंगा। तो NF बराबर क्या था, NF हो जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स बराबर क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मोल्स या फॉर्मूला यूनिट बराबर क्या होगा अपने पास में WV अपॉन क्या होगा यहां पर WV अपॉन MF, मतलब MF मतलब फॉर्मूला मास। देखो हर एक चीज को मैं समझा रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, अपने पास में कंफ्यूजन हो सकता है। NF का मतलब क्या है, फॉर्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। यहां पर अपने पास में जो MF है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर्मूला मास। यहां तक चीजें क्लियर है। अब ऐसा करते हैं, यहां पर चीजों को पुट करते हैं और अपने पास में जो फॉर्मूला यूनिट या फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनकर निकलता है वो दैट इज WV अपॉन MF डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि F बराबर WV अपॉन फॉर्मूला मास। एक दो बार बोलोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। ये लीटर के अंदर है कहीं ना कहीं, ये किसके अंदर है, लीटर के अंदर है। अगर इसको मैं ml में कन्वर्ट कर दूं यहीं पे तो 1000 ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो फॉर्मेलिटी का जो फाइनल अपने पास में फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, वो ये चीज है। अब देखो एक चीज होती है कि अगर मैं बात करूं एसिड की, अगर मैं बात करूं बेस की, और मैं बात करूं सॉल्ट की, तो बेस और जो सॉल्ट होता है उसके लिए तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि मोलैरिटी अगर आपने कैलकुलेट कर रखी है उसकी, तो फॉर्मेलिटी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी जो रहेगी वही उसकी फॉर्मेलिटी रहेगी। किसके लिए फॉर बेस और सॉल्ट जो फॉर्मेलिटी है, या इसको कैपिटल F बराबर क्या होता है, कैपिटल M होता है। या आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो MF है वो MB के बराबर होगा। मतलब मेरे पास में जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ फॉर्मूला, मतलब दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट के बराबर होगा, ठीक है। किसकी केस में, बेस और सॉल्ट के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे किस बारे में, मैं बात करूं आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए चीजें थोड़ी बदलती हैं। देखो होता क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं अपने पास में CH3COOH, क्या नाम है इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, ये नेचर में कैसे अकर करता है, नेचर में ये बिल्कुल CH3COOH के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरीके से। किस तरीके से, देखो जरा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी रहती है अपने पास में, डबल बॉन्ड OH और इधर है CH3। इधर क्या आएगा, दूसरी इसकी यूनिट होती है, इधर OH और यहां पर डबल बॉन्ड O, इधर CH3, ठीक है। और यहां पर अपने पास में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यहां पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्डिंग है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब होता क्या है, नेचर में जो एसिटिक एसिड है या अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे एग्जिस्ट इन द डाइमर। ये क्या बनाते हैं, डाइमर बना लेते हैं। और डाइमर बनाने की वजह से होता क्या पता है, इनके केस में क्या था, मोलर मास बराबर था फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं किस बारे में, मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए
क्या हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, जो मेरा फॉर्मूला मास है या MF बराबर MB के नहीं होता है। फिर क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट है दैट इज डबल ऑफ द मोलर मास। ये रिलेशन निकल के आता है। ये चीज समझ में आई? इसका मतलब यहां पर फॉर्मेलिटी बराबर नहीं होगी मोलरिटी के, ये रिलेशन बन के आ जाता है। मतलब सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, अगर मैं बेस की बात करता हूं या फिर मैं सॉल्ट की बात करता हूं, यानी मैं अगर मैं NaOH की बात करता हूं, KOH की बात करता हूं, मैं आपसे बात करता हूं NaCl की, KCl की, MgCl2 की, Fe2SO4 का होल थ्राइस या Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब सर समझ गए। हाँ, आप जैसे बात करोगे बेस की या फिर सॉल्ट की, तो उनके केस में क्या होगा, फॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए चीजें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी, तो उसका लॉजिक भी मैंने आपको यहां पर समझा दिया है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं डायमर। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फॉर्मेलिटी क्या होगा, ये मुझे बता दो, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर है WB अपॉन F, WB अपॉन MF बोल सकते हो, या फिर इसको आप MF, चलो MF ही चलने दो, MF इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। देखो जैसे ही मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करता हूं या टेम्परेचर वर्सेस फॉर्मेलिटी की बात करता हूं, तो आपको एक रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। अगर वो रिश्ता बन गया तो यहां पर tan टाइप हो गई, क्या कि फॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के बीच में रिश्ता बन गया, बिल्कुल बन चुका है। फॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा, कैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फॉर्मेलिटी भाई साहब डिक्रीज हो जाएगी। फॉर्मेलिटी एक टाइप की कंसंट्रेशन है, लाइफ में जो करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन है, ठीक है। बेस और सॉल्ट के लिए क्या रहती है, मोलरिटी के बराबर हो जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नहीं होती है। क्यों नहीं होती? डाइमर के रूप में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करता है। और भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, फॉर्मिक एसिड ले सकते हो, अपने पास प्रोपियोनिक एसिड ले सकते हो, ब्यूटाइक एसिड ले सकते हो, कोई भी एसिड ले लो, सबके अंदर डाइमर बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका सीधा सा कॉन्सिक्वेंस इतना था, ठीक है, कि उसके अंदर जो उसका फॉर्मूला मास है वो डबल हो जाता है उसके मोलर मास का। क्लियर है क्या? ये चीज हमको समझ में आई या नहीं आई? ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो जब मैंने कंसंट्रेशन आपको बताई थी तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई थी, कंसंट्रेशन क्या होती है, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन बताई थी। एक टाइप कंसंट्रेशन थी W/W, एक टाइप की कंसंट्रेशन थी W/V, एक टाइप कंसंट्रेशन होती है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और एक होती है वॉल्यूम बाई वेट। देखो हमको जो इंपॉर्टेंट है या फिर हमको जो चीज समझनी होती है वो ये है, इसमें कौन कौन सी आ गई, मोलैरिटी आ गई, इसमें हमारी नॉर्मेलिटी आ गई, इसमें हमारी फॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं दो टाइप कंसंट्रेशन के बारे में, विच इज एक्चुअली W/W टाइप कंसंट्रेशन। कौन कौन सी है? मेरी मोलैलिटी, मोलैलिटी बोलते हैं इसको, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m। दूसरी टाइप की होगी मोल फ्रैक्शन, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? काई, इसको काई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, कि अपने पास में मोलैलिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इनको जैसे आपने समझ लिया तो अपने काफी सारी कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ जाएंगी। फिर अपन की जो बेसिक सी है, ppm हो गई, ppb हो गई, ठीक है, वो चीज अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। मोलैलिटी, देखो वो थी मोलैरिटी, ये थी ये है मोलैलिटी। एल का डिफरेंस है, आर को रिप्लेस कर दिया एल से, और उस आर को एल से रिप्रेजेंट करने से या अपने जो एल लगाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो यहां पर इसका जो सिंबल है वो हो जाता है स्मॉल m। क्या बन गया? दिस इज स्मॉल m, स्मॉल m। अब इसकी सबसे पहली चीज है कंडीशन, इट इज W/W टाइप कंसंट्रेशन। अरे देखो एक चीज, फॉर्मेलिटी हमारी क्यों एक तरीके की W/V टाइप कंसंट्रेशन है। देखो इधर वेट आया, इधर वॉल्यूम आया, इस वजह से ये कैसी है, W/V कंसंट्रेशन। अब यहां पे समझो, इट इज W/W टाइप कंसंट्रेशन। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन बहुत आसान है, थोड़ा सा चेंज है, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मोलैरिटी में क्या था? मोलैरिटी में थी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन।
वहां पर नीचे भी था, यहां पर नीचे क्या है, नीचे वेट है, तो यहां पर हम वॉल्यूम की चर्चा नहीं करेंगे, और वॉल्यूम की चर्चा नहीं करने से एक रिलेशन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर मैं लूंगा 1 kg वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके अंदर अपन बात करते हैं कि है तो ये भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो, चीजों को खुद अपने आप से डिराइव करने की कोशिश करोगे तो चीजें अपने दिमाग में अच्छी तरीके से जाती हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब V से रिप्रेजेंट करोगे, सॉल्यूट मतलब V से रिप्रेजेंट किया, और अपने पास में A से किसको रिप्रेजेंट करते हो, A से रिप्रेजेंट करते हो सॉल्वेंट को। क्लियर है बात? ठीक है, इसका मतलब NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात आ जाती है अपने पास में कि एक रिलेशन तो ये बन गया, अब अपन बात करें कि अपने पास में जो NB है, NB जो है वो किसके बराबर होता है, NB जो है वो WB। अरे भाई साहब, क्या गड़बड़ कर रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब, वॉल्यूम कहां से आ गया, वॉल्यूम कैसे आ सकता है, ये होता है वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट होता है। ठीक है, हाँ, इधर क्या होगा, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? तो ये रिलेशन बन गया। अब इस चीज को मैं यहां पे पुट करूं, अगर ये इक्वेशन मेरी 1 है, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन 2 से वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में डालूंगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर चीजें देखेंगी कि मोलैलिटी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर WB अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, ये किसके अंदर है, केजी के अंदर चल रही है चीजें, केजी के अंदर है। अगर ग्राम में कन्वर्ट करो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000, यहीं पे कर लो, इंटू 1000 यहीं पे कर लो। ठीक है, इसका मतलब इसको जरा तरीके से लिखते हैं चीजों को, ताकि गचर पचा ना हो। ठीक है, दिमाग में भी गचर पचा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, किसके अंदर चल रहा है, ग्राम के अंदर चल रहा है। ये जो फॉर्मूला बन के आता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अब देखो जरा, मैंने आपको फॉर्मेलिटी की यूनिट थोड़ी बताई है, नॉर्मेलिटी की यूनिट थोड़ी बताई है, बना सकते हो यार, सिंपल सी बात है। क्या बन जाएगी, मोलैरिटी की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, नॉर्मेलिटी की क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, फॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला पर लीटर। सिंपल सी बात है यार, मोल को रिप्लेस कर दिया फॉर्मूला से तो फॉर्मेलिटी बन गई, मोल को रिप्लेस कर दिया ग्राम इक्विवेलेंट से तो अपने पास में क्या बन गई, नॉर्मेलिटी बन गई। तो वही चीज है, वहां पे मोल को रिप्लेस कर दो, सिंपल सी बात है। तो अब देखो, यहां पर भी यूनिट मुझे बतानी पड़ेगी, यहां पर भी यूनिट बतानी पड़ेगी मुझे। इसकी जो यूनिट है, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट है वो क्या बनेगी, सिंपल सी बात है, आपने मोल को रिप्लेस किसी चीज से नहीं किया है, मोलैरिटी में जैसे थी वैसे थी, बस लीटर को रिप्लेस कर दिया है किससे, केजी से। इसका मतलब इसकी जो यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, मोल पर केजी। क्लियर बात है। अब वही चीज यहां पर, अगर मैं इसका रिलेशन देखना चाहूं टेम्परेचर के साथ में, रिलेशनशिप, ये क्या हुआ भाई, कलर ही चेंज कर दिया भाई रास्ते में। रिलेशनशिप ऑफ मोलैलिटी विद टेम्परेचर, या टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। ठीक है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला क्या है मेरे पास में, m बराबर WB अपॉन MB मतलब मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू WA माने वेट ऑफ द सॉल्वेंट, अब की बार है वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। क्लियर है बात। अब देखो जरा यार, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा यहां पर तो क्या उससे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, वेट चेंज हो रहा है क्या। ठीक है, टेम्परेचर से कभी वेट चेंज होता है क्या, वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन वॉल्यूम चेंज होने से यहां पर तो वॉल्यूम का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो मोलैलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करती। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है। यानी मैं कह दूं कि मोलैलिटी इज इनडिपेंडेंट, भाई साहब टेम्परेचर इंक्रीज करो घटाओ मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मोलैलिटी ऐसा बोलेगा ना कि मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो बहुत बेसिक बेसिक बातें अपन ने कर ली है। अब अपन यहां पर क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, फाइनली अपन जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि इनमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस यहां पर देखे जाएंगे जिनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहली चीज है इसको काई से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब ऐसा समझो, सिनेरियो ऐसा है, एक हमारे पास में क्या है, बीकर है, मैं कह रहा हूं इसमें सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन अगर इसके अंदर है तो इसके अंदर सर दो चीजें होंगी, इसमें सॉल्वेंट भी होगा और इसमें क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा। इसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा। बहुत ही बढ़िया, चीजें समझ में आ रही है, अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही है, अच्छी बात है। मैं मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं किसको, सॉरी ये जो कम अमाउंट में वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और मेरा जो मैंने पिंक कलर से, अरे पिंक कलर बहुत अच्छी बात है यार, पिंक पसंद होना चाहिए लोगों को। ठीक है, पिंक तो ठीक है, पिंक के पीछे भागे रहते हैं लोग। ठीक है, अब सॉल्वेंट यहां पर ये है। अब देखो सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करता हूं, यहां पर बी से रिप्रेजेंट करता हूं। इसको यार ब्लैक कलर से ही कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने दिमाग में चीजें अच्छी तरीके से प्रोसेस होती रहे। अब देखो मोल फ्रैक्शन की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं ये कहूं इसके अंदर इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना है, NB है, और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको मैं कह रहा हूं NA। अरे कह सकता हूं, सिंपल सी बात है, NA यहां पर क्या है, NA जो है दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, NB जो है मेरे पास में, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। ओके, अब होता क्या है, मोल फ्रैक्शन जैसे नाम से पता चलता है ना, देखो मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मार्क्स परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। हमारे कितने मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, इनटू 100 कर दो, ये उसकी परसेंटेज होगी। अगर मैं कहूं मार्क्स फ्रैक्शन, अरे मेरे कितने नंबर आए उनका फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए मेरे 90 नंबर आए हैं 100 में से, तो 90 डिवाइड बाई 100 ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही इस सॉल्यूशन की अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इधर ही लिख लेता हूं यार, इधर ही लिख लेता हूं, तो अगर मैं कहूं NT मतलब क्या हो जाएगा, NA प्लस NB। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स में तो मैं सॉल्यूट का भी जोड़ूंगा और सॉल्वेंट का भी जोड़ूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब होता क्या है, सिंपल, जैसे मार्क्स परसेंटेज निकाली, जैसे मार्क्स फ्रैक्शन निकाला, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन एक तो बन सकता है काई ए, मतलब मोल फ्रैक्शन एक तो सॉल्वेंट का बन सकता है, एक सॉल्यूट का बन सकता है, एक क्या बन सकता है, सॉल्यूट का बन सकता है, एक सॉल्वेंट का बन सकता है। ये अब मैं बात कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो Na से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल मोल Na प्लस NB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल मोल्स। ये फॉर्मूला यहां पर बन के आ जाता है, ये चीज है। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, एक चीज और ये कहा जाती है, इसकी यूनिट क्या बन गई, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, तो यूनिट इसकी कुछ नहीं होती है, अरे ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स है, आपस में कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, क्या इसकी कोई यूनिट निकल के आएगी, नहीं निकल के आएगी। अब एक क्वेश्चन मेरा ये है, ऐसा करता हूं मैं ऐसा करता हूं, जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, ऐसे ही मैं कहूं मेरे पास में ये मोल फ्रैक्शन ऑफ, इधर लिख ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं यार, टोटल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूं, टोटल मोल फ्रैक्शन ट्राई करता हूं कैलकुलेट करने की, टोटल मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूं। ठीक है, टोटल मोल फ्रैक्शन मतलब मैं कह देता हूं x टोटल या x ऑफ द सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, XA प्लस x बोल रहा हूं सॉरी, काई A प्लस काई B। ठीक है, और काई A क्या है, अभी पता अपन ने करा था, NA अपॉन
Na प्लस NB प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। आगे क्या कर सकते हो, मुझे अगर वैल्यू निकालनी है तो एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम जैसे ही लिया तो क्या आया Na प्लस NB, इसको मैं Na आया इधर से NB आया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, जो कि बराबर किसके आ गया 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन बराबर किसके होता है 1 के बराबर होता है। अरे परसेंटेज आप कितने में चला रहे हो, 100 में से तो ला रहे हो कहीं ना कहीं, तो कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटेज बनी और कितनी बाकी रह गई, दोनों का अगर मैं जोड़ूं तो 100 के बराबर होगा। ऐसे ये है सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन, वो सॉल्यूट के वो बराबर किसके हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास में क्या होता है, यहां पर अपने पास में जो काई ए प्लस काई वी बराबर होता है 1 के। तो ये जो रिलेशन है बहुत ही काम में आने वाला है थ्रू आउट द केमिस्ट्री। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट बराबर 1 के होता है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मेरे पास में काई ए बराबर 1 माइनस काई बी, या फिर काई बी बराबर 1 माइनस काई ए हो जाता है। मान लीजिए अपने पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, एग्जांपल के लिए अपने पास में क्या है काई ए बराबर 0.6 है, तो मुझे ये बता दो काई बी बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, 0.4 आ गया, कैसे आया, आपने यहां पर वैल्यू रखी, यहां पर 0.6 रखा, काई वी बराबर 1, कितनी वैल्यू निकल गई काई वी की 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4। तो इस तरीके से अपन चीजें करनी है। अगले लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो यहां पर हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब देखो एक चीज और बता देता हूं लगे हाथ, अपने पास में क्या है, यहां पर कुछ कंसंट्रेशन और होती है विच इज पीपीबी, दूसरी होती है पीपीएम। देखो पीपीबी और पीपीएम के बारे में अपन को चर्चा करनी है। पीपीबी का मतलब क्या है, पहले में अपन पीपीएम को समझते हैं। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, देखो ये टाइप की जो कंसंट्रेशन है उस टाइप के सॉल्यूशन के लिए यूज करी जाती है जहां पर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है बहुत ही ज्यादा हो जाती है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, वहां पर अपन इस टाइप के कंसंट्रेशन को यूज करते हैं। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर सॉल्यूट की जो अमाउंट है बहुत ही कम होती है वहां पर ऐसी कंसंट्रेशन यूज करते हैं। ये क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला है पीपीएम बराबर अपने पास में वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ये होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ppm इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट मतलब WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मतलब VL, ठीक है, ठीक है, इनटू 10⁻⁶ मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन B लिख दो, सिंपली बात है। ये यहां पर क्या निकल गया है, फॉर्मूला निकल गया। अगली चीज अपन क्या कह सकते हैं, अगर मैं पीपीबी की बात करता हूं, देखो पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, पीपीबी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या करोगे, बिलियन का मतलब क्या होता है, 1 बिलियन बराबर 10⁹, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁹ बराबर PPB हो गया है। तो ये रिलेशन भी आ गया अपन को समझ में। बट ये जो कंसंट्रेशन है बहुत ही अपने मतलब कम यूज में आती है, ठीक है, मतलब कम यूज इन द सेंस कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें क्या सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम है। सॉल्यूट की अमाउंट अगर बहुत कम होगी तो आप बड़ी आसानी से यहां पर क्या निकाल सकते हो, देखो सॉल्यूट की अमाउंट अगर कम है, ठीक है, फिर उसके अंदर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इस टाइप कंसंट्रेशन यूज करते हैं। पीपीएम में क्या है 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है, इसमें क्या किया है 10⁻⁹ के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो अभी तक अपन ने कंसंट्रेशन समझ ली है, अब क्वेश्चन की बारी है जो आने वाले लेक्चर के अंदर अपन को समझना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है उसको अपन फिनिश करते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में आप सभी से मैं कहता हूं थैंक यू वेरी मच।